तो अब पश्चिमी एशिया में स्थिति क्या है? किस तरह की स्थिति वहां पर बनी? आइए हम आपको बताएं, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक बात इसलिए हो सकती है कि जो इजराइल अब तक खुलकर लगातार लेबनान, यमन, गाज़ा में रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल से लड़ता रहा है, उसे अब ईरान के साथ भी बिल्कुल उसी तरह से लड़ना होगा। मतलब यह हुआ कि पश्चिम एशिया का ये क्षेत्र हमेशा इसी और ऐसी ही युद्ध की आग में जलता दिखाई देगा हमें, जहां हर बार अमेरिकी दखल की ज़रूरत भी पड़ेगी, हर बार यह आशंका भी बनी रहेगी क्या कोई तीसरा देश एंट्री करेगा, युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है। और पश्चिम एशिया की स्थिति अब किस तरह से होगी? हमारे साथी सुमित चौधरी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। देखिए सुमित यहाँ पर आ गए हमारे साथ बड़ी वाली वॉल पर। सुमित, आप ये बताइए कि क्या पश्चिम एशिया में स्थिति अब ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बाद और ज़्यादा बिगड़ जाएगी भविष्य में? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए, बाकी अगर आप मिडिल ईस्ट के देशों को देखें तो शायद इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इजराइल के ये एक्शन जारी रहेंगे। अगर आप देखें कि इजराइल इस करीबन 7 अक्टूबर 2023 से मल्टीपल फ्रंट्स पे लग रहा है। लगभग 7 फ्रंट है इस समय इजराइल के सामने, जहां पर अब भी वो युद्ध वाली परिस्थितियों में 20 महीने से लगातार लड़ाई कर रहा है, जिसमें ना सिर्फ आप देखिए कि हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन गाजा में चल रहे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं साउथ लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, इसके अलावा इराक के अंदर हो या फिर आप कह सकते हैं ईरान के पास हो, हूती के खिलाफ ऑपरेशन चल, तो मल्टीपल फ्रंट पर इजराइल लड़ रहा है। तो ऐसे में मान के चलिए कि ये ईरान के साथ जो फ्रंट एक्टिवेट हुआ है सीधे तौर पर, अब ये भी लंबा खींचेगा। परिस्थितियां लगभग वैसी रहेंगी, लेकिन हाँ, मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर इजराइल इसी तरीके के आप कह सकते हैं स्मॉल ऑपरेशन या स्मॉल आप कह सकते हैं कि अटैक्स चलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सुमित चौधरी हमारे साथी पश्चिम एशिया की स्थिति और भविष्य में क्या स्थिति वहां बनेगी उस पर जानकारी दे रहे थे। आइए अब हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस आदत की जो अब ट्रंप की पहचान बन गई है। दूसरों के काम का श्रेय लेना ट्रंप का सबसे पसंदीदा काम बन चुका है। अमेरिकी इनकार के बाद इजराइल ने ईरान से युद्ध लड़ा, उससे होने वाले नुकसान का जोखिम उठाया। आखिर में ट्रंप ने एंट्री मारी युद्ध में, ईरान के परमाणु केंद्रों पर बॉम्ब बरसाए, ईरान पर कतर के द्वारा सीजफायर का दबाव डाला और एक युद्ध रुकवाने का श्रेय ट्रंप ने लूट लिया। विरोधी डोनाल्ड ट्रंप को उनके झूठ बोलने की आदत का गुलाम बताते हैं, लेकिन अब ट्रंप की इस बुरी आदत में शांति के नोबेल जीतने की सनक भी शामिल हो गई, जिसके लिए ट्रंप कुछ भी करने को तैयार है, उससे भिड़ने को तैयार हैं जो नोबेल पुरस्कार जीतने के रास्ते में आए। They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सीज फायर की जो उन्होंने कोशिश की उसे खराब किया जा रहा है। ये ट्रंप ही थे जिन्होंने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाने का सबसे पहले दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल और ईरान दोनों ही शांति का प्रस्ताव लेकर उनके पास आए थे, दोनों करीब करीब एक साथ उनके पास पहुंचे और उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने कहा कि वो जानते थे कि अब समय आ गया है, दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता है, दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे, दोनों को बहुत कुछ हासिल करना है, अगर वे धर्म और सत्य के रास्ते से भटके तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का भविष्य असीमित है। इस तरह ट्रंप ने सीजफायर का श्रेय लेते हुए खुद के कद को बढ़ाने का दावा किया कि उनके चलते ही पश्चिम एशिया में शांति आ रही है। You're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. As you know, Saudi Arabia has done a really good job. It's coming out far faster than I thought. So we're very happy about what's happening with women in the Middle East. तो ट्रंप सीजफायर का श्रेय मिलने से गदगद है, लेकिन उनके दावों को इजराइल और ईरान दोनों ही नहीं मानते। इजराइल ने बताया कि ट्रंप की तरफ से सीजफायर का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर उसने सहमति जताई। वहीं ईरान की तरफ से दावा हुआ कि अमेरिकी प्रस्ताव पर कतर की मध्यस्थता में सीजफायर को लेकर उसने हामी भरी। मतलब जंग लड़ने वाले दोनों देशों को सीजफायर का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा, लेकिन सीजफायर का श्रेय लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाया गया कि इजराइल और ईरान सीज फायर के लिए मेरे पास आए और मैंने कहा पीस यानी शांति। तो ट्रंप ने पहले ईरान से बातचीत का ड्रामा किया। इस बीच इजराइल ने ईरान पर हमला करके चौंका दिया।
इसके बाद ट्रंप ने 2 हफ्ते में हमले की बात कह के अचानक ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करके अपने आप को हर बार गलत साबित किया, बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के अमीर से संपर्क करते हुए उनसे इजराइल ईरान में मध्यस्थता करने के लिए कहा था। उनको ईरान से बात करने का काम ट्रंप की तरफ से दिया गया था। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से संपर्क साधा और प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए उनसे सहमति हासिल की। इस तरह सारा काम कतर ने किया, लेकिन ट्रंप सारा क्रेडिट ले गए। मीडिया में ईरान और अमेरिका के बीच मैच फिक्स होने के दावे हो रहे हैं, जिनका मकसद नोबेल पुरस्कार पर ट्रंप की दावेदारी पुख्ता होना बताया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में जब ट्रंप कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने शर्मिंदगी से बचने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने का झूठ बोला था। इसके बाद उन्होंने मिस्र इथोपिया के बीच शांति लाने और कांगो और रवांडा के बीच संधि करवाने का भी श्रेय लिया ताकि नोबेल के लिए दावा ठोका जा सके। लेकिन ट्रंप का नोबेल पाने का उतावलापन अब अमेरिका को भारी पड़ने लगा है।